वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। क्लास 10th के साइंस रिवीजन के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे उसको लिखते हैं, तो उस बारे में डिस्कस किया था। तो इस सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो आने वाला है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल होता क्या है और फिर बेस क्या होता है, सॉल्ट क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। अम्ल ऐसे पदार्थ है जो जलीय घोल में, जब उसको जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन प्लस आयन को रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। ये सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं तथा एक लिटमस टेस्ट होता है एसिड और बेस के लिए, तो उसमें ये नीले कलर के लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी से पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्ल है। अम्ल के कुछ जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये कार्बोनिक अम्ल। ये अम्ल के कुछ बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो गए, HCl, CH3, COOH, HNO3, H2SO4 और H2CO3। फिर एक और टर्म आता है उसमें कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तनु अम्ल हो गए कि जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा जलीय घोल है और उसमें बहुत कम अम्ल है, यानी अम्ल की सांद्रता उसमें बहुत कम है, तो उस तरह के घोल को हम लोग तनु अम्ल बोलते हैं। और यदि कोई घोल में अम्ल की सांद्रता यानी अम्ल की मात्रा उसमें कुछ ज़्यादा है तो उसको सांद्र अम्ल बोलेंगे हम लोग। और प्रबल अम्ल हो गया, अभी अम्ल की परिभाषा हम लोग देखा था कि अम्ल कौन होते हैं, जो जलीय घोल में हाइड्रोजन प्लस आयन को रिलीज करते हैं। तो अगर कोई ऐसा अम्ल है जो पूर्णतः विघटित हो जा रहा है, यानी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन को रिलीज मुक्त कर रहा है उसमें, तो जो ज़्यादा मात्रा में करेगा वो प्रबल अम्ल यानी पावरफुल एसिड, और जो कम मात्रा में करेगा वो वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे, ये एसिडिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, फिर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग अम्ल है, जो स्ट्रॉन्ग अम्ल का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सब स्ट्रॉन्ग अम्ल का एग्जाम्पल है। अब अम्ल ये हो गए, तो क्षार क्या होते हैं, तो क्षार भी बेस, क्षार वो पदार्थ होते हैं जो OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं जलीय घोल में, और ये स्वाद में सामान्यतः कड़वे होते हैं। और जब ये इनके साथ लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो ये लाल रंग के लिटमस पत्र को ब्लू में या नीला में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों का एक बेसिक फीचर हो गया। इसमें भी वो चीज़ हो गया कि तनु क्षार क्या हो गया, सांद्र क्षार क्या हो गया, प्रबल क्या है और दुर्बल क्या है। तो जहाँ पे अगर घोल में क्षार की सांद्रता कम है तो वो तनु है, अगर सांद्रता ज़्यादा होगा तो वो मात्रा ज़्यादा होगा, सांद्रता ज़्यादा होगा तो वो सांद्र क्षार हो गया। अगर कोई पूर्णतः अपने आयनों में विघटित हो गया यानी ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन को रिलीज करेगा तो वो प्रबल क्षार होगा, और कम मात्रा में करेगा तो वो दुर्बल क्षार हो गया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन प्लस का जो आयन है उसको मेजर किया जाता है pH स्केल पे। एक स्केल है, उसके बेसिस पे इसको मेजर किया जाता है। तो उस पे जो 0 से लेकर 14 तक का वो स्केल होता है। तो 7 का जो मात्रक होता है इसको न्यूट्रल यानी उदासीन कहा जाता है, कि यहाँ पर अगर कोई पदार्थ का pH वैल्यू 7 के करीब आ रहा है तो वह उदासीन है। और जैसे जैसे 7 से इधर कमते जाएगा 0 तक, जैसे जैसे 6, 5, 4, 3 जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी, एसिडिक प्रॉपर्टी उसका बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे 7 से बढ़ के 14 के साइड में जाएंगे, 8, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा। तो अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका जो रेंज आता है pH का 0 से लेके 3 के बीच में आता है, और कोई अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो उसका 11 से लेके 14 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये उसका कुछ प्रॉपर्टी हो गया। pH स्केल पे कैसे हम लोग देखते हैं, अगर कोई जैसे बता दिया कि कोई पदार्थ है उसका pH वैल्यू 4 है या 4.5 है तो वो एसिडिक है या बेस है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 7 से कम जो भी होगा वो एसिडिक है यानी एसिड है वो, और अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो बेस है, वो क्षार है। ठीक है, तो अब इनके कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं अम्ल और क्षार के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षार के कुछ रासायनिक गुण है। तो कोई भी मेटल के साथ इनका कैसा रिएक्शन होता है अम्ल और क्षार का,
तो एसिड का जो अगर कोई मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और वहीं अगर बेस का भी करें तो बेस का करने के बाद बेस में भी हमको सॉल्ट प्राप्त होता है, लवण, और एक हाइड्रोजन वहाँ पर हाइड्रोजन गैस साथ में मुक्त होती है, रिलीज होती है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एक स्ट्रांग एसिड है और इसको अगर जिंक मेटल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमको एक लवण प्राप्त होता है, सॉल्ट ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ रिलीज हो रही है, इसका पता लगाने के लिए कि जैसे गैस है, हाइड्रोजन गैस वो दिखेगी तो है नहीं, तो उसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, कैंडल टेस्ट, यानी उसको मोमबत्ती के पास हाइड्रोजन गैस अपने आप में ज्वलनशील होती है। ठीक है, तो कोई भी जलते पदार्थ के पास उसको ले जाएगा तो वहाँ पे और पॉप साउंड, उस तरह का साउंड एक निकलता है और उसके साथ वो वहाँ जलना शुरू हो जाती है। तो जब अगर वहाँ पे इस तरह का साउंड आ रहा है वहाँ पे और वो जलना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। बेस के केस में भी सेम है। इसको अगर जब एक स्ट्रांग एसिड है, बेस है NaOH, अगर इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट करके एक लवण का निर्माण होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मेटल कार्बोनेट हैं, जैसे सोडियम का कार्बोनेट है Na2CO3, इसके साथ जब कोई एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आता है, तो उसमें जो कॉमन रिजल्ट आता है कि एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, और वहीं बेस के केस में जब बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वहाँ पे उस केस में कोई रिएक्शन नहीं परफॉर्म होता है, दोनों जस के तस पड़े रहते हैं, दोनों कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो जैसे HCl को Na2CO3 के साथ करवाए रिएक्शन तो एक हमारे पास सॉल्ट बना NaCl और साथ में H2O रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, लाइम वाटर टेस्ट, चूना जल। जब वहाँ पे चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है तो उसका कलर दूधिया सफ़ेद हो जाता है, तो इससे पता चल जाता है हम लोग को कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हुई है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराया जाए, एसिड और बेस को अगर आपस में रिएक्शन कराया जाए तो क्या रिजल्ट होता है, तो जब एसिड और बेस को आपस में अम्ल और क्षार को रिएक्शन कराते हैं तो एक सॉल्ट का निर्माण होता है और साथ में हमको जल प्राप्त होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। जब अगर कोई पूछे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर देन वी गेट सॉल्ट एंड H2O, सो दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रक्रिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण और इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसका एसिडिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है, दोनों के बाद सॉल्ट का प्रॉपर्टी आता है। सॉल्ट सामान्यतः स्वाद में नमकीन होते हैं। ठीक है, अब एक इसमें और प्रक्रिया आती है डाइल्यूशन, कि जब कोई जैसे HCl हो गया एक स्ट्रांग एसिड है, NaOH हो गया एक स्ट्रांग बेस है, अब इनको ऐसे नॉर्मली यूज नहीं किया जा सकता, तो इनको डाइल्यूट करने के लिए इसमें जल मिलाया जाता है। तो जब जल मिलाता है तो इसका डाइल्यूशन होता है और उस प्रोसेस में बहुत सारा हीट रिलीज होता है। तो इस तरह के काम करने से पहले काफ़ी सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोसेस होगा कि डाइल्यूशन किसको कहते हैं, तो जब हम एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं एक को सॉल्यूशन में, उस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब अगर उनका वाटर के साथ रिएक्शन कर तो कोई भी, जैसे अभी हम लोग दोनों को परिभाषा में देखे थे कि जलीय घोल में जैसे ही एसिड को डालेंगे तो वो हमको H+ आयन देगा और बेस को डालेंगे तो OH- है। जैसे HCl को अगर एक को सॉल्यूशन में डालें यहाँ पे तो हमारे पास H+ आयन और Cl आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर NaOH को डालेंगे तो सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा चीज़ है धातु के ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो कोई भी अम्ल को अगर मेटल के ऑक्साइड के साथ किया जाए, जैसे यहाँ पर एक अम्ल स्ट्रांग अम्ल हमारा HCl और इसको कॉपर के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो भी हमको एक सॉल्ट मिलता है और साथ में जल का निर्माण होता है।
और साथ में इससे पहले हम लोग ने यहाँ देखा था ये कि पीएच स्केल क्या होता है, उसको एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल एक मानक है, एक स्केल है जिसमें किसी घोल में कितना H+ आयन, हाइड्रोजन आयन कितना उसमें मौजूद है, उसकी मात्रा मापी जाती है पीएच स्केल पर। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेगा तो पीएच वैल्यू कम होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन कम रहेगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेगा तो पीएच वैल्यू कम रहेगा, और अगर हाइड्रोजन आयन कम रहा तो पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगा। पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है -log हाइड्रोजन प्लस आयन। ये सीनियर क्लास में पढ़ने का चीज़ है, अभी 10th लेवल पे बस इतना काफ़ी जानना होता है कि पीएच स्केल होता क्या है। और पीएच स्केल में 7 हमारा न्यूट्रल के लिए होता है, 7 से नीचे एसिडिक के लिए, और 7 से ऊपर बेसिक के लिए, ठीक है। अब पीएच का लाइफ में क्या, डेली लाइफ में इस वैल्यू का क्या यूज करते हैं? तो अगर कोई पदार्थ का पता है हमको पीएच मान कि वो 7 से कम है तो हम लोग एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जो जल है उसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर ही होता है, ठीक। अब जैसे वर्षा का जल है, तो वर्षा का जल जो होता है उसका पीएच मान जब 5.8 से नीचे चला जाता है, सामान्यतः पीएच वैल्यू कितना होता है 7 जल का, लेकिन जो रेन है, रेन वाटर, अगर उसका वैल्यू 5.8 से नीचे चला गया तो उस तरह के रेन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा मतलब उसमें बहुत कम सांद्रता में लेकिन उसमें एसिड मिक्स है। तो एसिड वहाँ पर आता कैसे है? तो जितना भी यहाँ प्रदूषण होता है या फिर गाड़ियों के या फैक्ट्री से जो भी धुआं निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैस निकलती है, और ये जब हवा में जाती है तो वहाँ पे जो वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्शन करके, जैसे सल्फर का ऑक्साइड था तो वो रिएक्शन करके सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये 2 अम्ल बना लेता है। कार्बन का जो ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन करके H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। नाइट्रस का ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो इस तरह का रेन का सांद्रता तो वहाँ बहुत कम होता है, लेकिन इस तरह का जो एसिड है उसमें एसिड जो है वो रेन में वाटर में मिक्स हो जाता है, और जब वो नीचे आती है तो उसी को हम लोग एसिडिक रेन कहते हैं। और सामान्यतः एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है 5.8 के नीचे होता है। अब एसिड रेन से नुकसान क्या क्या है? तो ये पेड़ पौधों के लिए, जलीय जीवों के लिए और इंसानों के लिए खतरनाक होता है। इससे इमारतों का रंग, मतलब कोई बिल्डिंग है उसका कलर अगर पूरा वाइट कलर का है तो वो हल्का पीला टाइप का दिखना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे ताजमहल है ना, तो ताजमहल को के बारे में कहा जाता है कि वो धीरे धीरे पीला पड़ते जा रहा है। तो पीला पड़ने का उसका रीज़न जो बताया जा रहा है, यही एसिड रेन को रीजन बताया जा रहा है। ताजमहल आगरा के पास है, और आगरा से बगल में एक शहर है मथुरा। आगरा से ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 60-70 किलोमीटर दूर होगा। तो उसके बगल में एक शहर है मथुरा। मथुरा में है रिफाइनरी फैक्ट्री, जहाँ पे पेट्रोल डीजल ये सब रिफाइन करके निकाला जाता है। तो रिफाइनरी फैक्ट्री से जो भी पॉल्यूशन होता है उसके वजह से उस एरिया में एसिड रेन होता है, और एसिड रेन के कारण ताजमहल का कलर पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। अब जो एसिड रेन है ये मिट्टी में मौजूद जो खनिज है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, इसके लिए भी हार्मफुल है, उसको भी ख़त्म कर देती है। तो ये सब एसिड रेन के कुछ नुकसान हो गए। अब नेक्स्ट जो है कि हमारे अंदर पेट में भी जैसे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग आगे देखेंगे कि पेट के अंदर HCl गैस का स्राव होता है, HCl गैस का सिक्रेशन होता है। तो जब HCl गैस का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो रहा है, तो एसिडिटी का मतलब है कि HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया। जब HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, वहाँ पर गैस नहीं हो, अगर HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी बढ़ गई, तो उसके लिए बोलता है टैबलेट की एंटासिड खा लो। एक्चुअल में ये एंटासिड नहीं होता है, इसका नाम होता है एंटा एसिड। यानी एसिड बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए एंटा एसिड, यानी उसका एंटी चीज। तो एंटा एसिड असल में क्या होता है? जो एक कमज़ोर बेस होता है। एसिड का अपोजिट क्या हो रहा है यहाँ पर? बेस।
तो वही एंटासिड कॉमन टर्म में यूज होते होते हो गया है एंटासिड का। एंटासिड का टैबलेट खा लो तो एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो ये भी एक कॉमन यूज होगा कि पीएच वैल्यू का। दांत में जो सड़न होता है, अगर जब पीएच मुंह का जो पीएच मान है, मुंह के अंदर दांत का जो पीएच मान है, अगर जब 5.7 से 5.7 से नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसको यहाँ पर पीएच वैल्यू घट रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ बेस यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है ये। तो जब बेस यूज करते हैं तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और दांत सड़न को रोकता है। अब जैसे मधुमक्खी का डंक है, मधुमक्खी के डंक में भी एसिड पाया जाता है। तो जब भी कहता है कि मधुमक्खी काट रही है तो चूना लगा लो या फिर बेकिंग सोडा कर लो वहाँ पे, तो उससे कुछ बेसिक नेचर आता है जो इसके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो फिर हम लोग को आराम मिलता है। तो ये हमारा हो गया कि जो नॉर्मल एसिड है उसका डेली लाइफ में हम लोग क्या यूज करते हैं और कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लवण, सॉल्ट क्या आता है। तो लवण एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब कि अगर उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो धनायन और ऋणायन दो तरह के आयन में, धनायन में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आयन में टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद। अगर इसका वैद्युत अपघटन करेंगे हम तो ये दो आयन में टूट जाएगा, धनायन और ऋणायन में। तो लवण का निर्माण कब होता है, यहाँ हम लोग देखे थे कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस जल का निर्माण हो रहा था। उस रिएक्शन को क्या बोल रहे थे हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उससे सॉल्ट का निर्माण हो रहा था। अब ये नेचर में न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितना कैटायन है, जितना धनायन है, उतना ही उसमें ऋणायन पाया जाएगा। अगर सॉल्ट का टाइप देखें हम लोग तो कितना तरह का सॉल्ट होता है। एक तो हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट किससे बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला के रिएक्शन कराया जाता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट का निर्माण करते हैं तो उसके बाद जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जैसे हमारे HCl और NaOH। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों जब मिला तो NaCl बनता है और H2O गैस, H2O लिक्विड साथ में। तो NaCl हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और बेस कमज़ोर रहेगा, उस केस में अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस कमज़ोर है तो जो बनने वाला सॉल्ट है उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। और वहीं अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड कमज़ोर है तो उसके बाद जो बनने वाला सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ये सिंपल तीन तरह का सॉल्ट होता है, पहला न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और लास्ट में बेसिक सॉल्ट। अब सॉल्ट का हम लोग डेली लाइफ में यूज देखेंगे कि डेली लाइफ में सॉल्ट का क्या यूज है। तो सबसे कॉमन सॉल्ट हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, कॉमन लवण जो हम लोग यूज करते हैं वो है साधारण नमक हमारा NaCl। तो NaCl का डेली खाना में यूज होता है। प्रिजर्वेटिव, कोई भी अगर खाने वाली वस्तु है उसका अगर चाहते हैं कि ख़राब ना हो तो उसको नमक के साथ रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और अगर इसका NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमको Na सोडियम और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसका तीन यूज हो गया, एक तो डेली लाइफ में खाने के तौर पर, दूसरा प्रिजर्वेटिव के रूप में, और तीसरा सोडियम और क्लोरीन गैस प्राप्त करने में। एक और कॉमन सॉल्ट है, सॉल्ट नहीं कॉमन बेस जो हम लोग यूज करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होगा, इसको सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिक्स करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये उसको रिएक्शन हुआ फॉर्मेशन का। इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, कागज़ उद्योग में होता है, साबुन बनाने में होता है, डिटर्जेंट बनाने में होता है, इस सब में इसका यूज होता है। क्लोरीन गैस का यूज हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं किस में, वाटर ट्रीटमेंट में, पानी का शुद्धिकरण में करते हैं, PVC का पाइप बनाने में करते हैं, और कीटनाशक का निर्माण करने में करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो लिक्विड में आता है, तो हाइड्रोजन गैस का तो बहुत सारा यूज है इससे। वैसे रॉकेट का जो फ्यूल बनता है वो उसमें
लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ यूज हो गया। फिर एक और बहुत कॉमन सॉल्ट है CaOCl2। इसका जो कॉमन नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो जब क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है CaOCl2 और साथ में जल प्राप्त होता है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हम लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये होता है CaOCl2। और इसका यूज कहाँ होता है? तो कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग में इसका यूज होता है। ब्लीचिंग मतलब कोई भी चीज़ को रंग हटाना, उससे सफ़ेद करना, तो उसमें इसका यूज होता है। फिर इसका कागज़ उद्योग में भी होता है कि जैसे कागज़ सारा लकड़ी का बनता है, तो कागज़ जब लकड़ी का बनता है तो लकड़ी को ब्लीच करने में इसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है। फिर तीसरा, केमिकल इंडस्ट्री में जो रासायन के उद्योग हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ में पानी को शुद्ध करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। फिर एक और बहुत कॉमन है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। तो इसका क्या इस्तेमाल है? सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले देख लेंगे बनता कैसे है। तो जब साधारण नमक प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में अमोनिया, तो जब ये 4 चीज़ मिलता है तो साथ में वो 2 चीज़ का निर्माण होता है, NH4Cl, ये भी एक सॉल्ट है, और साथ में बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या होता है? सबसे मेन तो बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर का क्या काम है? तो कोई भी चीज़ को अगर हम चाहते हैं कि स्पंजी बने या फिर वो फूल जाए तो उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। तो बेकिंग पाउडर मिलाने से वो फूल कैसे जाता है, उस चीज़ को अगर समझें कि जैसे कोई भी चीज़ खाने वाला चीज़ है उसमें जनरली उसमें इस्तेमाल होता है। एग्जांपल के लिए वो ब्रेड जो बनता है उसमें बेकिंग पाउडर मिलता है। तो जब आटा में बेकिंग पाउडर मिलाए फिर इसको सानने के बाद इसको जब गर्म किया जाएगा तो साथ में बेकिंग पाउडर भी गर्म होगा, तो NaCO3 साथ में क्या हुआ? गर्म हुआ। गर्म होने के बाद वो 2 चीज़ में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट साथ में जल और CO2 गैस। और ये जब CO2 गैस बाहर निकलना चाहता है तो उसको ब्रेड को फुलाता है वो। तो ये CO2 गैस के कारण क्या होता है? वो उसमें फूलता है वो और वो स्पंजी बनता है। CO2 गैस उसके बीच में कैद हो जाती है, तो इस तरह से बेकिंग पाउडर काम करता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा एक वॉशिंग सोडा, ये भी बहुत कॉमन है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट में जब 10 जल के अणु क्रिस्टलीकरण होता है कि इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब 10 वाटर अणु का जल के अणु का क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके बाद हम लोग को वॉशिंग सोडा मिलता है। तो वॉशिंग सोडा का यूज सोप्स बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में होता है, बोरेक्स सुहागा बनाने में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, कपड़ा वपड़ा साफ करने के लिए, और साथ में जल की जो स्थायी कठोरता होती है, जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका यूज होता है। उसके बाद एक और बहुत कॉमन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो POP भी कैसे बनता है? तो इसमें कैल्शियम CaSO4 इसमें जब 2 वाटर अणु का क्रिस्टलाइजेशन होगा उसके बाद जिप्सम का निर्माण होता है। और जब इस जिप्सम को हीट किया जाता है तो 2 में से जब उसको हीट करेंगे तो 2 में से 1.5, 3/2 होना चाहिए, 2 में से 3/2 हाइड्रोजन 3/2 H2O हट के बाकी जो बचता है हमारा CaSO4 और हाफ H2O, इसको बोला जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है, खिलौना बनाने के रूप में होता है, इस तरह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का यूज हम लोग सीमेंट फैक्ट्री में करते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए कि सबसे पहले एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और कुछ कॉमन इसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में इतना ही था। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे मेटल नॉन मेटल के बारे में। चलिए, धन्यवाद।